अंग्रेजन बहू का काला बच्चा। अरे अंतरा बहू, ओ अंतरा बहू, आज शाम की चाय मिलेगी भी या नहीं? ला रही हूँ माँ जी, 2 मिनट। क्या कहा है? ये क्या अंतरा बहू, रोज 4 बजे मिलने वाली चाय आज मुझे 5 बजे मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अब कुछ दिनों में ये 5 बजे वाली चाय जाकर मुझे 8 बजे मिलेगी। क्या करूं माँ जी, आप खुद ही देखिए, मुझे पूरे दिन जरा भी फुर्सत मिलती है। सुबह इन्हें काम पर भेजना, दिन भर घर के काम करना, फिर प्रिया को स्कूल से लाना, उसे ट्यूशन भेजना। अरे पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है। बहू तू फिक्र मत कर, अब तेरी परेशानी सिर्फ कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। कैसे माँ जी? बहू तू भूल गई, इस साल पूरब की पढ़ाई खत्म हो चुकी है और वो कुछ दिनों में वापस इंडिया लौट रहा है। पूरब के आते ही उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर दूंगी। फिर तुम दोनों जेठानी देवरानी आपस में काम बांट लेना। हाँ, अब तो मुझे देवर जी की शादी का बेसब्री से इंतजार है। अंतरा और सरोज आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अंतरा और सरोज जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने पूरब को पाते हैं और उसके साथ खड़ी एक अंग्रेज लड़की को। अरे पूरब बेटा, तू यहाँ तो अगले हफ्ते आने वाला था ना? माँ वो तो मैं आपसे मजाक किया था, आपको सरप्राइज देने के लिए। वो तो ठीक है देवर जी, लेकिन ये अंग्रेजन कौन है? माँ भाभी यही तो मेरा आप लोगों के लिए सरप्राइज है। इसका नाम मैडी है। मैडी और मैं एक ही कॉलेज में थे। मैं और मैडी 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मैं और मैडी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए आज मैं मैडी को अपने साथ इंडिया ले आया। क्या कहा तूने? तू इस अंग्रेजन लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहता है? विदेश जाकर तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे इससे हमारी संस्कृति के बारे में कुछ पता भी है? इसे तो हिंदी भी नहीं आती होगी। आंटी जी, मेरे डैड इंडियन थे और मेरी मॉम कैनेडियन, इसीलिए मुझे हिंदी बोलनी आती है। देखा मॉम, आपकी होने वाली अंग्रेजन बहू को तो हिंदी भी आती है। लेकिन देवर जी जरा सोचिए, लोग क्या कहेंगे? हमारी तो पूरी मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी। भाभी हम जमाने का क्यों सोचे? हमें जमाने से नहीं अपने परिवार से मतलब है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मैडी से, वरना जिंदगी भर कुआरा ही रहूंगा। अपने बेटे की जिद के आगे सरोज को झुकना ही पड़ता है, जिसके बाद कुछ दिनों में सरोज अपने बेटे पूरब और उसकी अंग्रेजन गर्लफ्रेंड मैडी की शादी करवा देती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन, कुछ भी बोलो सरोज बहन, तुम्हारी बहू अंग्रेजन जरूर है लेकिन खाना काफी अच्छा बना लेती है। हमारे पूरे मोहल्ले में तो बस आपके अंग्रेजन बहू के ही चर्चे हैं। मैडी की तारीफ सुन अंतरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैडी के अंग्रेज होने की वजह से अंतरा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसके खिलाफ हमेशा अपनी सास के कान भरती रहती। माँ जी, आपकी अंग्रेजन बहू ने तो पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी। क्यों अंतरा बहू, क्या हुआ? माँ जी, अभी बाहर से आ रही हूँ, आपको पता है लोग हमारे घर के बारे में किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने इसे देखा है कि कैसे ये पूरे दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है और बाहर जाती है। अब तो हमारे घर के बाहर लड़के गोला बनाकर बैठते हैं और इस महारानी के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। क्या? हाँ माँ जी। अंतरा की बात सुन सरोज गुस्से में मैडी को बुलाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? सुन मेरी अंग्रेजन बहू, आज मैं तुझे एक बात समझा रही हूँ। ये तेरा कोई विदेश नहीं, हमारा देश है और यहाँ की बहू बेटियाँ ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं। अगर तुझे इस घर में रहना है तो सूट सलवार और साड़ी पहननी होगी, वरना अपना बोर या बिस्तर बांधकर तू यहाँ से जा सकती है। अपनी सास का ऐसा रवैया देख मैडी को काफी बुरा लगता है। पूरब भी काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता था, जिसके चलते मैडी पूरब से इस बारे में कुछ नहीं कह पाती। अपनी सास के कहने पर मैडी साड़ी पहनना शुरू कर देती है, जिसे देख सरोज बहुत खुश होती है। लेकिन अपनी जलन के कारण अंतरा सरोज को मैडी के खिलाफ भड़काना नहीं छोड़ती। क्या हुआ मैडी बहू, मैं कब से देख रही हूँ तो उल्टी पर उल्टी करी जा रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं माँ जी, सुबह से दिल मचल रहा है और कुछ खट्टा खाने का भी मन हो रहा है। क्या सच में बहू, तेरा खट्टा खाने का मन हो रहा है? हे भगवान, तूने सुन ली मेरी। अंतरा बहू, जा मिठाई ले आ, तेरी देवरानी पेट से है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। मैडी के डिलीवरी के दिन करीब आ रहे होते हैं। मैडी के प्रेगनेंसी की वजह से सरोज अंतरा से दिन भर मैडी का ख्याल रखवाती और मैडी को घर का एक भी काम करने नहीं देती, जिससे अंतरा को बहुत गुस्सा आता।
मैडी चाची, आपका पेट इतना मोटा कैसे हो गया? प्रिया बेटा, तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है ना, इसीलिए। क्या सच्ची? अब तो मैं अपने छोटे भाई के साथ खूब खेलूंगी और मस्ती भी करूंगी। प्रिया, यहाँ क्या कर रही है? कल तेरा टेस्ट है ना, जाकर पढ़ाई कर। कितनी बार कहा है इस अंग्रेजन के आसपास मत भटका कर। क्या हुआ भाभी, आप ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हैं? तू तो चुप ही कर। जब से घर में आई है तब से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करके रखा है। माँ जी भी पूरा दिन मैडी मैडी करती रहती हैं। मैं तेरी कोई नौकरानी हूँ जो तेरी सेवा करने के लिए 24 घंटे तेरे आसपास रहूं? आज के बाद अपने सारे काम खुद करेगी तू, समझी? अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देख मैडी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। दिन गुजरते हैं, महीने बीतते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन मैडी की डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद सबको पता चलता है कि मैडी ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन अंतरा और सरोज जैसे ही मैडी के बच्चे को देखती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंग्रेजन होने के बावजूद भी मैडी ने एक काले बच्चे को जन्म दिया था। हे भगवान, ये क्या माँ जी, इसने तो एक काले बच्चे को जन्म दिया है। ये सब क्या है मैडी? मुझे नहीं पता माँ जी। इसे पता भी कैसे होगा माँ जी? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इसकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती। देखा, किसी और के पाप को ही हमारे घर का वारिस बना रही है। मैडी, आज तक अंतरा ने मुझे जो कुछ भी कहा उसे मैंने अनसुना किया, लेकिन आज तो सारी हदें ही पार हो गई। अब तुझे घर आने की कोई जरूरत नहीं है इस पाप को लेकर। माँ जी, ऐसा मत करिए। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? बाहर ठंड का मौसम हो रहा है। मर या जी, लेकिन तुझ जैसी बचलन के लिए हमारे घर में अब कोई जगह नहीं है। इतना कहकर अंतरा सरोज वहाँ से चले जाते हैं और बेचारी मैडी रोते हुए अपने बच्चे को लेती है और अस्पताल के बाहर आकर सड़कों पर ठंड में कपकपाते हुए इधर से उधर भटक रही होती है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। मैडी कपकपाते हुए सड़क पर भटक ही रही होती है कि तभी उसके बगल से एक गाड़ी निकलती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि मैडी की ननद अनीता होती है। अपनी भाभी को अपने बच्चों के साथ ऐसे ठंड में रोड पर भटकता देख अनीता जल्दी से मैडी के पास जाती है। ठंड से मैडी और उसके बच्चे की हालत बहुत खराब होती है। अनीता जल्दी से मैडी और उसके बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है और पूरब को कॉल करती है। थोड़ी देर में पूरब फ्लाइट पकड़ के आ जाता है और मैडी को भी होश आ जाता है। मैडी, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? इतनी ठंड में तुम सड़क पर क्या कर रही हो? पूरब के पूछने पर मैडी पूरब को सारी चीज बता देती है, जिसे सुन पूरब गुस्से में अपने घर जाता है। भाभी, माँ, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने की? अरे, आप लोगों में समझ नाम की चीज है या नहीं? माँ, पिताजी का रंग काला था, इसलिए मेरा रंग भी काला है और मेरे बच्चे का भी। इसमें मैडी की कोई गलती नहीं है। ये बच्चा मेरा और मैडी का है। ये आप लोगों ने जो भी मैडी के साथ किया है, मैं उसके लिए आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। आज के बाद मैं और मैडी इस घर में कभी नहीं आएंगे। अरे नहीं पूरा बेटा, ऐसा मत कर। तेरी बात सुन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दे। हाँ देवर जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। सबसे ज्यादा गलती तो मेरी ही है, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने अपने जलन की वजह से मैडी के साथ बहुत गलत किया। अंतरा और सरोज जल्दी से अस्पताल जाते हैं और मैडी से माफी मांगते हैं। मैडी अपनी सास और जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद अब सब खुशी खुशी रहते हैं। अमीर और गरीब बहन का रसोई घर। अरे हाँ किंजल की माँ, सुनो, मैंने किंजल बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा अमीर घर का लड़का देखा है और लड़का मैनेजर की पोस्ट पर है। महीने के 60,000 रुपए कमाता है। बहुत बढ़िया है, किंजल की शादी करने के लिए तैयार हो जा। क्या शादी? किससे? कौन है? कहाँ का है? कब हो रही है? अरे कोई मुझे भी तो बताओ। मैं किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी। अच्छा लड़का हो, अच्छे पैसों वाला। अब तो जानते ही मेरे नखरे। मैं जानता हूँ, मैं अपनी बिटिया को इसलिए बहुत अच्छे घर का लड़का देखा है। तू फिक्र मत कर, वहां बहुत खुश रहेगी। लड़के की तस्वीर देख, ये ले। दिखाइए ना पिताजी। अरे वाह, जीजू तो बहुत अच्छे हैं। देख लिया ना तूने, अब मैं देख लूं? लड़का तो अच्छा है पिताजी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। चलो बढ़िया है।
कुछ समय बाद ही मनोज अपनी बेटी की अमीर घर में अविनाश नाम के लड़के से धूमधाम से शादी कर देता है, जहां अपनी नाक रखने के लिए उसे हैसियत से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब किंजल अमीर ससुराल में एक ठाट बाट भरी जिंदगी जी रही थी, जो डेली शॉपिंग, किटी पार्टी, घूमना फिरना किया करती थी। वहीं कुछ समय बाद वसुधा भी शादी के लायक हो जाती है। मनोज बीमार पड़ जाता है, जिससे उसकी बीमारी में पैसा लग रहा था, तो वसुधा के लिए वह एक गरीब घर का लड़का देखता है। अरे बेटी, मैंने तेरे लिए बहुत ही होनहार, मेहनती मोहन नाम का लड़का देखा है। एक कंपनी में वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लड़का अकेला है, उसके कोई माँ बाप नहीं है। तू तो जानती है मेरे पास अब ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए तेरी शादी धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा। तू समझ रही है ना बेटा? पिताजी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जब बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसे ही शादी कर लूंगी। देखा, हमारी बेटी कितनी समझदार है। फिर वसुधा की भी मोहन से चटमंगनी पटब्याह हो जाती है, जहां पति ही उसका गृह प्रवेश करता है। वसुधा, सब कुछ जानकर भी तुमने मुझसे शादी की है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। अगर कोई भी शिकायत हो तो कह देना। अजी, आप शर्मिंदा मत होइए। देखना, एक दिन आप अच्छी मेहनत करके इस छोटे से घर को भी बड़ा कर देंगे, और सब अच्छा रहा तो एक गाड़ी भी आ जाएगी। तुम साथ हो तो सब हो ही जाएगा। इस तरह दोनों पति पत्नी अपना जीवन आराम से बिताते हैं। वसुधा को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि मोहन के पास ज्यादा चीजों की सुविधा नहीं थी। आंच में फूंक मार मार कर वो अपनी आंखों को जलाती है। हर रोज की तरह आज भी तारीफ करते हुए मोहन कहता है, कमाल कर दिया वसुधा, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। ये क्या, तुम्हारा हाथ जल गया? तुम्हारी आंखें भी लाल हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना वसुधा? मेरी वजह से चूल्हे पर खाना बनाती हो तुम। अरे तो क्या हुआ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे भी आपको खाना खाता देख मुझे जो तृप्ति मिलती है, उससे इन दर्द का एहसास नहीं होता। बहुत बड़ी बातें करती हो तुम। तभी मोहन अपने हाथ से उसकी चोट पर मरहम लगा देता है, फिर खाना खिलाता है। अचानक से किंजल का फोन आता है। कैसी हो वसुधा? बड़ी गरीब जगह पिताजी ने तुम्हारी शादी करी है, चूल्हे पर खाना पकाना होता होगा। पर मैं तो यहाँ मॉडर्न किचन में रहती हूँ, अमीर घर जो गई हूँ, खाना भी मुश्किल से कभी कभी बनाना पड़ता है। हाँ दीदी, पिताजी ने जहाँ शादी की है मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, चाहे जैसा भी हो। मोहन जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं तो तुम्हारा हालचाल लेने के लिए फोन किया था। वैसे मेरे पति ने कल ही एक कार खरीदी है। तुम्हारा पति कभी खरीद सकता है? हाँ खैर छोड़ो, वो तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है ना। चलो ये आ गए, मैं जाती हूँ। अपनी बहन को नीचा दिखाने की वजह से किंजल कॉल करती है। ये बात वसुधा को समझ आ जाती है। अगले दिन उसका पति अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने चला जाता है, जहां किंजल का पति मैनेजर था। तो दोनों का भी अभी तक आमना सामना नहीं हुआ था। तभी जोमेटो डिलीवरी वाला मोहन को खाना देता है। लगता है मालिक का खाना है, देकर आता हूं। मोहन बॉस को खाना देता है। मालिक, आपका खाना आया है। बुरा ना माने मालिक, तो कुछ पूछूं? आप घर का खाना क्यों नहीं खा रहे? अरे क्या बताऊं मोहन, घर का खाना आजकल मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। मुझे कुछ अच्छा सा खाना है जिसे खाकर जन्नत मिले। बोर हो गया था तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। अब देखो ये कैसा है। ठीक है मालिक, मैं चलता हूं। मोहन चला जाता है। जावेद खाना खाता है, उसे वो भी अच्छा नहीं लगता। तभी मोहन फिर आता है। मालिक, आपसे कपूर साहब मिलने आए हैं, तो मैं बताने आ गया। क्या हुआ मालिक, आप उदास हैं? खाना अच्छा नहीं लगा आपको? अरे मोहन, 2-3 जगह से खाना ऑर्डर कर लिया, मुझे ये खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अब तुम ही कुछ करो। अरे मालिक, मेरी पत्नी वसुधा बहुत अच्छा खाना बनाती है। आप हाँ करें तो मैं घर से खाना ले आऊं कल आपके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल ले आओ। तुम्हारी बातों से मुझ में उम्मीद सी जाग गई है। अगले दिन मोहन वसुधा का बनाया हुआ खाना बॉस को खिलाता है, जो एक निवाले में ही उसे पसंद आ जाता है और जल्दी जल्दी खाकर उंगलियां चाट लेता है। अरे वाह मोहन वाह, कितना बढ़िया लजीज स्वादिष्ट खाना। मैंने आज तक ऐसा खाना कभी नहीं खाया। मेरी पत्नी तक ने नहीं बनाया, न मुझे बाहर मिला। मजा आ गया। तुम्हारी पत्नी सच में अच्छा खाना बनाती है। कल भी लाओगी मेरे लिए?
बिल्कुल मालिक। फिर मोहन अगले दिन अपने मालिक को पत्नी के हाथ का खाना खिलाता है। तभी मैनेजर अविनाश फाइल रखते हुए कहता है, मालिक, अरे मालिक साहब, 2 दिन से देख रहा हूं आप इस सिक्योरिटी के गरीब का घर का खाना खा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आप मुझे कह देते, मैं अपनी पत्नी से कल खाना बनवा कर लाऊंगा आपके लिए। अच्छा ऐसा है, तो ले आना, तुम्हारे घर का खाना भी चख लूंगा। खाना कैसा भी हो, इसमें अमीर और गरीब करने की क्या जरूरत है अविनाश। मोहन तुम जाओ। मोहन टिफिन लेकर चला जाता है। अविनाश किंजल से शाम को कहता है, किंजल, कल मुझे अपने बॉस को खाना खिलाना है, तो बढ़िया खाना बनाना, रोज की तरह। ये नहीं कभी नमक कम कभी ज्यादा। मेरी प्रमोशन का सवाल है। ठीक है, ताना मत मारो, पनीर कोफ्ता दाल मखनी बना दूंगी। अगले दिन अविनाश टिफिन बनवा कर ऑफिस ले जाता है, जहां लंच में जावेद अविनाश के घर का पहला निवाला खाकर ही उगल देता है। ओहो अविनाश, ये कैसा खाना है? दाल कच्ची सी है और इतना ज्यादा तेल नमक। ऐसा खाना खाते हो तुम घर में? तुम तो बोल रहे थे तुम्हारी पत्नी अच्छा बनाती है। इससे अच्छा तो मोहन की पत्नी बनाती है। तुम्हें किसी की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी बॉस। जावेद अविनाश की बात की माफी मांगकर मोहन को दोबारा से उसकी रसोई का खाना लाने को कहता है। वहीं शाम को घर जाकर अविनाश किंजल को बहुत खरी खोटी सुनाता है। तुमसे एक काम नहीं हो पाया। तुम शॉपिंग मेकअप के अलावा कुछ तुम्हें करना आता भी है कि नहीं? तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल गई। मेरा प्रमोशन हो जाता। सिंपल सा खाना नहीं बना पाई तुम? उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी का खाना पसंद आया है उन्हें। हाँ तो क्या हो गया? मैं कोई बावर्ची नहीं हूं जो तुम्हारे बॉस को खुश करूंगी, वो तुम्हारा काम है। अविनाश को सुनाकर किंजल गाने सुनने लगती है। अगले दिन वसुधा टिफिन लेकर अशोक को दे देती है। साहब जी नमस्ते, शुक्रिया मेरा खाना पसंद करने के लिए। अरे जब से आपके हाथ का बना खाना खाया है, मैंने अपने घर का हर जगह का गाना छोड़ दिया है। लेकिन मजबूरी में घर का खाना ही खाना पड़ता है, वरना बीवी बुरा मान जाएगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ पैसे देता हूं। आप टिफिन की सर्विस चालू कर दीजिए, कितने लोग खुश हो जाएंगे। सच्ची साहब, मुझे इतना लायक समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वसुधा कुछ दिनों में ही टिफिन सर्विस चालू कर देती है और अब जावेद मलिक उसकी कंपनी के बाकी एम्प्लॉय वसुधा के बने हाथ के खाने का स्वाद लेते हैं। इससे उसकी आमदनी बढ़ गई थी और 5-6 महीने में ही वो इतनी तरक्की कर लेते हैं कि एक छोटे घर से बड़ा घर ले लेते हैं, साथ ही एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और मोहन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश काम में धोखाधड़ी करता है, जिससे उसकी नौकरी चली जाती है और वो गरीब हो जाता है। वसुधा और मोहन कार से जा रहे थे कि किंजल और अविनाश कार से थोड़ा टकरा जाते हैं। वसुधा कार से बाहर निकलकर, अरे किंजल दीदी, आप ये आपने क्या हालत बनाई हुई है? बहन वसुधा, तू, ये कार तेरी है? बहुत अच्छी बात है मेरी बहन कि हालात सुधर गए। खैर हमारे साथ जो हुआ वो हमारे लालच के कारण हुआ। बस ये और मैं काम की तलाश में ही निकले थे। साहब मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। अगर आप चाहे तो मेरे रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट को देख सकते हैं। माफ कर देना मोहन, मैंने तुम्हें पहले बहुत कुछ कह दिया था। मुझे नौकरी देने के लिए धन्यवाद। और हाँ साहब मत बोलो, हम तो रिश्तेदारी में है ना। चलिए दीदी घर चलते हैं। इस तरह अमीर बहन का गरीब बहन को अच्छी हालत में देखकर घमंड चकनाचूर हो जाता है। वहीं मोहन अविनाश को अपने रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट का काम देता है। इस तरह वो दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखा ना दोस्तों आपने, वक्त को पलटने में देरी नहीं लगती, इसलिए कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए।